तो बेटा हमने इनकम मेथड फोकस करना सर, इनकम मेथड हमने देखा था मेरे बच्चों, ठीक है। अब इनकम मेथड की जो पहली कैटेगरी थी, यहां से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है 2 नंबर का। हीरो मत बनना, मैं पहले बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से बिना वीडियो को आगे पीछे करे सुनना है आपको, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा था कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, याद आ गया मेरे बच्चों, सीओई, इसको प्यार से हम कहते थे सीओई, ठीक है। अब मैं बेटा आपके नोट्स के स्पाइरल से एक एक चीज बताऊंगा यहां से क्या क्या आने वाली है। सबसे पहले कंपोनेंट्स हम देख रहे हैं इनकम मेथड के। सबसे पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है मेरे बच्चों। इट इज टोटल रेम्यूनरेशन इन कैश, जो हमने पैसे दिए हैं कैश में, ठीक है मेरे बच्चों। इन काइंड, काइंड भी हो सकता है, जैसे कि कन्वीनियंस अलाउंसेस दे दिए, ट्रैवलिंग के हमने मेडिकल अलाउंसेस दे दिए। एंड इन द फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय नहीं है, मतलब एम्प्लॉय मतलब कोई भी उसका फंड बनाया है, प्रोविडेंट फंड बनाया है एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉय का नहीं होना चाहिए। टीचर 1 मार्क का क्वेश्चन दे देती है। पेबल बाय द एंटरप्राइज टू द एम्प्लॉइज, जो कि एक फर्म अपने एम्प्लॉइज को दे रही है इन रिटर्न फॉर वर्क डन, फ्री में पैसे नहीं मिल रहे हैं, इन रिटर्न फॉर वर्क डन, यहां से पता लगता है दिस इज फैक्टर इनकम, ये मेहनत का पैसा है। और नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम ही ऐड होती है बाय देम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, 1 साल के अंदर। बेटा आप भी नोट्स खोल सकते हो, हेडिंग लिखिए कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। मैं फिर से दोबारा पढ़ता हूं। इट इज द टोटल रेम्यूनरेशन इन कैश, in kind and in the form of social security contribution by the employers payable by the enterprise to the employees in return for work done by them during an accounting year. Wages and salaries in cash आ गई सबसे पहले, पॉइंट नंबर 1 लिखा है मैंने। It includes salaries in cash, payment in cash including allowances such as house rent allowance, convenience allowances for travel, है ना, convenience के जो traveling के allowances दे रखे हैं, ट्रेवल फ्रॉम कन्वीनियंस अलाउंसेस फॉर ट्रेवल टू एंड फ्रॉम वर्क, आने और जाने के लिए, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा। एनी रिएम्बर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉइज ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर। इसका मतलब सुनो, रिएम्बर्समेंट का मतलब बेटा आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा, पैसा वापस मिल जाना। जैसे कि आप सपोज करो आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, एक दिन आपका फैक्ट्री का ओनर नहीं था, तो आपने कुछ बिजनेस के लिए पैसे खर्च करे, बिजनेस का रॉ मटेरियल आना था, आपने पैसे पेमेंट कर दी उस समय। फिर जब आपका ओनर आया, आपने पर्ची काटी और शो कर दिया, अपने पैसे रिम्बर्स करा लिए। ये जो पैसे आपको रिम्बर्स मिले हैं, ये आपका कंपनसेशन का पार्ट नहीं है भाई, ये तो आपने बिजनेस की चीजें लेके आए हो, तो ये बिजनेस का रॉ मटेरियल था, तो दिस इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ बिजनेस। तो सुंदर बड़ी लाइन है, एनी रिएम्बर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस, आपने बिजनेस एक्सपेंस करा था, आपको रिएम्बर्स हुआ है, इनकर्ड बाय द एम्प्लॉइज on the behalf of their employer are excluded from compensation of employees as such expense are part of intermediate consumption of business enterprise। अगला kind की बात करते हैं। it includes goods and services provided by the employer to employees for satisfaction of wants of the employees and their families, जैसे कि rent free accommodation, transportation to and from work, imputed interest ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन। इसका मतलब सुनो क्या है, आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपके कंपनी के मालिक ने आपको बोला हम आपको लोन देंगे जिसके अगेंस्ट आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, जबकि लोन पे इंटरेस्ट बनता है, पर ओनर ने बोला ठीक है आप हमसे लोन ले लो, आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। बात समझ आ गई? तो वो भी पेमेंट इन काइंड है, आपको इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ रहा है। व्हीकल फॉर पर्सनल यूज दे दी, हॉलिडे फैसिलिटीज, मेडिकल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन चाइल्ड एजुकेशन, ये सारा पेमेंट इन काइंड का पार्ट है, ठीक है मेरे बच्चों। अगला सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय नहीं है, फिर बता दिया। दिस इंक्लूड्स प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी एंड पेंशन प्रोविजंस। अक्सर बच्चे परेशान होते हैं सर ये ग्रेचुटी क्या होता है, मैंने आपको पीछे बताया था, ये जो ग्रेचुटी चीज है ये ग्रैटिट्यूड वर्ड से निकली है। कोई एम्प्लॉय इस किसी कंपनी में कंटिन्यूअसली लंबे टाइम तक काम करता है तो उसको एक ग्रैटिट्यूड, एक थैंक्स शो किया जाता है, उसको कुछ पैसा दिया जाता है जिसको ग्रेचुटी बोला जाता है। एनी कंट्रीब्यूशन बाय थर्ड पार्टी टू एम्प्लॉय इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीओई। जैसे कि आपकी चोट लग गई, एलआईसी ने आपको पैसा दिया है, एलआईसी से आपको पैसा आया, भाई ये सीओई का पार्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, एनी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉइज
is not included as such payment are made from the employees from the COE। वही वाली बात हो गई, जैसे मैंने बोला एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट करा है, ऐसे ही अगर एम्प्लॉय कोई कंट्रीब्यूट करेगा अपने फंड में, वो सीओई का पार्ट कोई है, वो तो मैंने अपनी सैलरी से दिया है। बेटा कहने का मतलब सुन लो मेरी बात ध्यान से, वो चीजें आती है जो हमारा ओनर, हमारी फर्म का मालिक हमको दे रहा है। बात समझ आती है? ये लास्ट पेज में लिखा पेज पलटाओगे नोट्स का आपको दिख जाएगी। एनी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज ने कोई भी कंट्रीब्यूशन करा है वो सीओई का पार्ट नहीं है। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, इट इज सम ऑफ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये आप पीछे देख ही चुके हो। रेंट क्या होता है सुन लो। रेंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट पेएबल इन कैश और काइंड बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड। जो भी टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड को दे रहा है वो रेंट है, जैसे कि मैं रेंट पे कर रहा हूं। रॉयल्टी सुनो क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट पेएबल टू द लैंडलॉर्ड फॉर ग्रांटिंग द लीजिंग राइट ऑफ सबसॉइल एसेट। जैसे कि मेरे बच्चों कोई मिस्टर एक्स एक बंदा था, उसकी बहुत सारी जमीन थी बिहार में, ठीक है। मैं उसके पास गया, मैंने कहा सर मैं आपकी जो जमीन है इसमें से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं। तो ठीक है, उसने मुझे बोला जितने की मिनरल्स आप एक्सट्रैक्ट करोगे उसका 10% 5% मुझको दे देना। इसको रॉयल्टी कहते हैं। अपना लैंड का राइट दे दिया, हम उसको रॉयल्टी दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड है ऑपरेटिंग सरप्लस का इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट में से क्वेश्चन आता है। अब मैं इंटरेस्ट को खोलूंगा। बेसिकली मैंने आपको क्या करा दिया, मैंने आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर क्या करा दिया, एक तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश करा दिया, लिख भी देता हूं मैं आपके लिए। मैंने आपको वेजेस एंड सैलरीज इन कैश करा दिया, वेजेस इन काइंड करा दिया, ठीक है मेरे बच्चों। सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ना बेटा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर्मूले में हम देख चुके हैं। आपको पता है बोनस भी आ जाता है ना, पेंशन प्रोविजंस भी आ जाते हैं, ठीक है। लिख देते हैं एक बारी, आपका फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा। पेंशन प्रोविजंस, ठीक है। अब हम पार्ट 2 कर रहे हैं मेरे बच्चों, इधर आ जाओ सब जरा। पार्ट 2 में जो है हमने सीखा ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, रॉयल्टी, ठीक है। अब इंटरेस्ट, ये मेन है इंटरेस्ट। यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो सारी दुनिया क्रैम करती है। मैं यहां प्रॉफिट भी लिख देता हूं, ठीक है मेरे बच्चों। और थर्ड पार्ट इसका होता है मिक्स इनकम, जो मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है ना। मिक्स इनकम मतलब उसको ही रेंट मिला, उसको ही रॉयल्टी मिली, उसको ही इंटरेस्ट मिला, उसको ही प्रॉफिट मिला। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब मेरे बच्चों एक बार इसको ध्यान से देख लो, फिर मैं ये इंटरेस्ट वाला एरिया खोलूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा इंटरेस्ट, जहां से ये इनकम मेथड का ओएस का पार्ट है इंटरेस्ट। बेटा इंटरेस्ट के अंदर ना आप लोगों के 2 केस बनते हैं। इंटरेस्ट लिया जा रहा है 2 पर्पस के लिए, एक फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट, और एक फॉर कंजम्पशन पर्पस। देखो मेरे बच्चों, सर फोकस करने का। देखो बेटा, जो हम लोन लेते हैं वो 2 पर्पस के लिए लिया जाता है। एक तो लोन लिया मैंने बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उस पे इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। एक लोन लिया मैंने कंजम्पशन के लिए, जैसे कि मैंने अपने घर के लिए गाड़ी खरीद ली, घर के लिए अपने हाउस होल्ड पर्पस के लिए मैंने कार खरीद ली, तो मैं लोन दे रहा हूं, उस पे इंटरेस्ट भी जा रहा है। तो वो जो इंटरेस्ट है वो कंजम्पशन पर्पस है। अब ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट कहता है, आपको आपकी टीचर भी बोलेगी बेटा इंटरेस्ट जो नेशनल इनकम में ऐड हो रहा है ना, जो इनकम मेथड के अंदर ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट आ रहा है, वो इंटरेस्ट प्रोडक्शन पर्पस वाला ऐड होगा, कंजम्पशन पर्पस वाला ऐड नहीं होगा। और सारे बच्चे हंसते हंसाते घर आ जाएंगे। हाँ, हमारा ना प्रोडक्शन पर्पस का इंटरेस्ट ऐड होगा, कंजम्पशन वाला नहीं होगा। आप बाय गॉड बोल रहा हूं मैं आपसे, टीचर को बोलना मैम लॉजिक बता दो क्यों, एक बार बता दो ऐसा क्यों। बेटा प्रोडक्शन वाला ऐड होगा ना, कंजम्पशन वाला ऐड होगा ही नहीं, है ना, प्रोडक्शन वाला होगा।
बच्चा भी कहेगा भाई जय माता दी, ठीक है समझ गया। आज इसलिए मैं कहता हूं फोकस करना ढंग से। कोई बाबा नहीं है दुनिया के अंदर, जो कुछ है इको गुरु है भाई, ठीक है ना। एक उसके पास है बूटी और अपने पास है संजीवनी बूटी, समझ आया, यही फर्क है बस। सुनो अब ध्यान से मेरी बात, सुनो, बिल्कुल फोकस करना है आपको, बिल्कुल ध्यान से। वही स्टोरी जो हमने पिछली क्लास में सीखी है, मैंने पहले निकाला GVA-MP, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC, 1000 माइनस 300, अपना वही सिस्टम चलेगा 700 GVA-MP। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक कहानी क्लियर है। माइनस करा डेप्रिसिएशन 100 आया 600, माइनस करा NIT 100 आया 500, ये 500 मेरा आ गया NVA-FC जो पिछली क्लास में आप सीख चुके हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब ये जो चीज बच गई, ये 500 रुपए की चीज बच गई, जो इनकम आ गई नेट 500 रुपए हमारे पास आ गई। पहले तो यहां तक स्टोरी क्लियर है पक्का से। इसमें से याद करो हमने कुछ पैसा कहां डाला, हमने डाल दिया लैंड का रेंट, लेबर की वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा, फर्म ने ये 1000 रुपए की चीज बेची है, मेरी तरफ फोकस करना सर और साथ साइमल्टेनियसली करना। फर्म ने 1000 रुपए वैल्यू ऑफ आउटपुट है की चीज की, जो प्रोडक्शन यूनिट है उसको पता लग गया जो मैं चीज बना रहा हूं वो 1000 रुपए की मैं बेचूंगा। देखो बेटा, जो भी हम प्रोडक्ट बेचते हैं उसके अंदर मेरी सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। आप मेरी फीस पे कर रहे हो, उसके अंदर मेरी सारी कॉस्ट इन्वॉल्व है भाई। प्रोडक्ट के जो प्राइस होंगे उसी में से तो खर्चे बाहर निकलेंगे। तो ऐसी जो ये 1000 रुपए है इसके अंदर सारी कॉस्ट इन्वॉल्व है। अब सपोज करो ये जो प्रोड्यूसर था जिसने 1000 रुपए की चीज बेची है, इसने मार्केट से लोन लिया था, इसने मार्केट से लोन लिया था, इसको पता है उस लोन पे इंटरेस्ट भी पे करना है, इसको पता है उस लोन पे इंटरेस्ट भी पे करना है। तो इस 1000 रुपए की जो बेच रहा है इसके अंदर इंटरेस्ट भी ऐड है। आप एक बात बताओ, नेशनल इनकम के अंदर फैक्टर इनकम ऐड होती है जिसके अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज बने हो। फिर से बोल रहा हूं, नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम ऐड होगी जिसके अगेंस्ट गुड एंड सर्विस बने हो। ये जो 1000 रुपए का सामान है, 300 का रॉ मटेरियल, 700, 100 रुपए का डेप्री, 600 बच गया, 600 में NIT, 500 बच गया। 500 डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ रेंट। रेंट सपोज करो 100 रुपए, वेजेस बढ़ गई, कुछ भी क्रिएट कर लेते हैं वेजेस की वैल्यू, जैसे कि मैंने आर्बिट्री ले ली वेजेस की वैल्यू, 250 रुपए ले ली वेजेस की वैल्यू। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने 100 रुपए का इंटरेस्ट ले लिया और अपना 50 रुपए एंटरप्रेन्योर का मैंने प्रॉफिट ले लिया, आर्बिट्री मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। अब सपोज करो मेरी बात बड़े ध्यान से, ये जो 1000 रुपए का माल बेचा है, माल बेचा है ना, तो प्रोडक्शन करी होगी, लोन लिया होगा, तो ये जो इंटरेस्ट है, ये जो 100 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है, इसके अगेंस्ट गुड बना है, ये 1000 रुपए का गुड बना, तो इसके अगेंस्ट इस गुड के अंदर 100 रुपए इंटरेस्ट के हैं। नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम ऐड होती है जिसके अगेंस्ट गुड एंड सर्विसेज बने हो। तो बेटा जो ये जो इंटरेस्ट है इसके अगेंस्ट ये गुड अवेलेबल है यहां पे, तो ये इंटरेस्ट के अगेंस्ट दिस इंटरेस्ट इज फैक्टर इनकम, क्योंकि इसके अगेंस्ट गुड की वैल्यू उतने से बढ़ गई है। बात समझ आती है? अब स्टोरी नंबर 2, मतलब ये जो पहले तो सुन लो, ये जो इंटरेस्ट है 100 रुपए जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं उसके अगेंस्ट यहां पे गुड है, तभी तो इंटरेस्ट है। अब मेरी बात सुनो बेटा, कहानी नंबर 2। अब जो ये 1000 रुपए की चीज है, 1000 रुपए की चीज है ना मेरे बच्चों, आपके पास ये जो 1000 रुपए की चीज यहां पे पड़ी हुई है, ये 1000 रुपए की बिकी है ना। अब सपोज करो मेरे बच्चों, मैं ये चीज लेना चाहता हूं, मैं आपके पास आया, मैंने बोला डियर प्लीज मुझे ना 1000 रुपए ना उधार दे दो, मेरे को ये चीज खरीदनी है, ये वाली, ये 1000 रुपए की चीज मेरे को खरीदनी है, मेरे पे पैसे नहीं है। मैं आपके पास आया, आपने मुझे बोला सर हम आपको 1000 रुपए दे तो देंगे बट आई विल चार्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम यू, क्योंकि सर दोस्ती पक्की है पर खर्चा अपना अपना है। आपने मुझे बोला सर मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा, 50 रुपए इंटरेस्ट लूंगा इस 1000 रुपए का जो आप लोन ले रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, क्योंकि आपको चीज चाहिए अपने घर में, तो आई विल चार्ज 50 रुपीज रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेंस्ट दिस। मैंने कहा ठीक है बेटा ले लो, आने दो बोर्ड से एक बारी। ठीक है, मैंने आपको
इंटरेस्ट दे दिया 50 रुपए का। अब 50 रुपए आपकी इनकम तो जनरेट हो गई, आपकी इनकम तो जनरेट हो गई 50 रुपए से, हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन ये फैक्टर इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि इस 50 रुपए के अगेंस्ट कोई गुड अवेलेबल नहीं है। इस 1000 रुपए के अंदर, ये जो 1000 रुपए का प्रोड्यूसर ने माल बनाया था, वो मैं जो आपको इस कंजम्पशन के लिए आपसे लोन ले रहा हूं, आपको 50 रुपए पे कर रहा हूं, वो इंटरेस्ट इस 1000 रुपए के अंदर ऐड नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन के लिए लोन लिया था, जो 100 रुपए इंटरेस्ट पे करे हैं, वो 100 रुपए इंटरेस्ट इसके अंदर एडेड है। क्योंकि प्रोड्यूसर ने जब लोन लिया था, उसको पता था उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसने अपने गुड की वैल्यू बढ़ा दी। लेकिन जब मैंने आपसे लोन लिया फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, उसके अगेंस्ट इस गुड के अंदर कोई भी चीज ऐड नहीं हुई है। बात समझ आ रही है? तो जो मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं 50 रुपए, आपकी इनकम है, पर वो इंटरेस्ट की इनकम नेशनल इनकम के अंदर ऐड नहीं होगी। वही इंटरेस्ट की इनकम नेशनल इनकम के अंदर ऐड होगी अगर कोई इंटरेस्ट प्रोडक्शन के अगेंस्ट गया है। यही सिखाना था। अगर एंटरप्रेन्योर ने लोन लिया है और प्रोडक्शन करी है और एंटरप्रेन्योर ने आपको इंटरेस्ट पे करा है, वो इंटरेस्ट नेशनल इनकम में ऐड होगा, क्योंकि उतने से गुड की वैल्यू बढ़ गई है, उतने से गुड की वैल्यू बढ़ गई है। लेकिन कंजम्पशन वाला जो इंटरेस्ट है जो आप मुझसे ले रहे हो, उसके अगेंस्ट गुड की वैल्यू नहीं बढ़ी है, उसके अगेंस्ट गुड की वैल्यू नहीं बढ़ी है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। पक्का से? तो बेटा ये पूरा जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन रहता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, आम बंदा बोल देगा हाँ यार सीधा प्रोडक्शन वाला इंटरेस्ट ऐड कर दे, क्यों टेंशन ले रहा है, कंजम्पशन वाला ऐड नहीं होगा। लेकिन जब बात आती है लॉजिक्स की, बात आती है आगे जाके इको ऑनर्स करनी है सर, एमबीए इकोनॉमिक्स करनी है सर, फिर वहां आप मार खा जाओगे। बात समझो मेरी बात, ये इंटरेस्ट जान है इकोनॉमिक्स की, मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत ही भारी पॉइंट है। ठीक है, तो यहां आपका ये पूरा सिस्टम क्लियर होता है। ठीक है, 2 मार्कर का क्वेश्चन आता है यहां से, किस फॉर्म में आता है वो आपको मैं बताऊंगा। तो बेटा आप इंटरेस्ट की रीडिंग करते हैं दोबारा से, जो रीडिंग छोड़ी थी पीछे, इंटरेस्ट का पॉइंट आ गया था, नोट्स में आ चुका हूं मैं, इंटरेस्ट वाले पॉइंट में आ चुका हूं, अपनी हेडिंग वही चल रही कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम, और अब मैं इंटरेस्ट में आ चुका हूं। पीपल बोरो मनी एंड पे इंटरेस्ट फॉर यूजिंग दिस मनी। भाई आपने पैसा लिया है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बोरिंग इज डन फॉर 2 पर्पसेस, फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, फॉर कंजम्पशन पर्पस। पहले पढ़ रहे फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट। When production unit borrow money for production purposes, then it will be treated as factor income, है ना मेरे बच्चों? और उनकी फैक्टर पेमेंट, जो फर्म है उनकी तो पेमेंट है ना, then it will be treated as factor payment made to factor of production। made to factor of production मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, और एंटरप्रेन्योर होते ना तो कैपिटल की बात कर रहा है। made to factor of production वो कैपिटल, and will be included in national income as it lead to current production of goods and services, और उसके अगेंस्ट गुड बना है, यही वो लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है? लॉजिक इसी स्टोरी से क्लियर हो सकता है, सिखाइए। हिंदुस्तान में और कोई तरीका नहीं है इसको लॉजिकल सीखने का। फॉर कंजम्पशन पर्पस, व्हेन लोन इज टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पस, देन एनी इंटरेस्ट पेड विल नॉट बी ट्रीटेड एज फैक्टर पेमेंट एंड विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज देयर इज नो करंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप कंसेप्ट इज मोर देन क्लियर। आगे नोट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, सुनना। However, if money is provided by owner himself, अगर ओनर का खुद का ही पैसा है, ठीक है, interest become payable to him, it is called imputed interest and will be considered। ये तो आपको पता ही है भाई, अगर ओनर का खुद का ही पैसा लगा हुआ है, डॉक्टर वाला जो मैंने एग्जांपल पढ़ाया था, तो भाई वो imputed interest है, उसका खुद का पैसा लगा हुआ है, मिक्स इनकम के अंदर चला जाएगा। अगर सारी चीजें अपनी है, लैंड भी, लेबर भी, कैपिटल भी और एंटरप्रेन्योर भी, और अगर सारी चीजें अपनी नहीं है, बस एंटरप्रेन्योर और कैपिटल ही अपनी है, तब भी इंटरेस्ट तो नेशनल इनकम में ऐड होना ही होना है। बात समझ आ गई? अगर अपना नहीं भी है, मैं फिर बता रहा हूं, अगर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में से लैंड बाहर की है, लेबर बाहर की, और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ही अपने, तब भी कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है उसकी इंप्यूटेड वैल्यू निकाली जाएगी। इंप्यूटेड वैल्यू निकाली जाएगी कि अगर मैं लोन बाहर से लेता तो कितना इंटरेस्ट पे करना था, उतना इंटरेस्ट ऐड होगा नेशनल इनकम में। क्यों? उसके अगेंस्ट गुड तो अवेलेबल ही है, गुड तो बनाइए वो 1000 रुपए का, हमारे केस के अंदर गुड तो अवेलेबल है ही। ठीक है, अब आते हैं डी पार्ट में, प्रॉफिट। ओएस का जो चौथा पार्ट है, हमने रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट पढ़ लिया। प्रॉफिट में आते हैं। प्रॉफिट एज फैक्टर पेमेंट इज अमाउंट पेबल टू द ओनर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट एज एंटरप्रेन्योर एबिलिटीज, है ना बेटा, जो एंटरप्रेन्योर ने काम करा। मिक्स इनकम आपको बता ही चुका हूं। Certain items in business cannot be categorized under profit, rent, interest, wages. So these items are categorized under mixed income. ठीक है,
इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर, खुद ही का सारा काम है। एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज, जैसे कि बाहर सड़क पे छोटी मोटी दुकानें, वो सारा काम खुद ही करते हैं, घर के अंदर ही दुकान खोल ली, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर वो खुद ही होते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब मैं आपको नोट्स में बताऊंगा स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड। कुछ नहीं करना है इसके अंदर, जैसे मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको वैल्यू एडेड के मेथड के स्टेप्स कराए थे, सेम इसकी भी वही है। आराम से नोट्स देखोगे आपको बिल्कुल बिल्कुल फिल्टर्ड समझ आएंगे। आइडेंटिफाई 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है जी। स्टेप नंबर 2, एस्टिमेट फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर। ठीक है, हर सेक्टर ने कितने कितने पैसे दिए और वो कैसे निकलेगा, सीओई, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स इनकम, वो ऐड कर लो सारे के सारे सेक्टर का, सबको ऐड करके हम कहां पहुंच जाएंगे, एनडीपी एफसी। स्टेप 3 में भैया हमने एनडीपी एफसी निकाल लिया, उसके बाद हमने एनएनपीएफ से निकाल लिया। कैसे निकाला होगा एनएनपीएफ से, हमने एनडीपीएफसी में एनएफआई ऐड कर दिया होगा। तो नोट्स पे देखोगे बड़े खूबसूरत तरीके से मैंने सेम प्रेजेंटेशन याद किया हुआ है। अब बेटा हम करने जा रहे हैं प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। इनकम मेथड से जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखने हैं। 2 नंबर का कोई भी एक पार्ट आ जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, अब सबसे पहले बेटा मेरी बात, आपको एक बात बड़े ध्यान से सुननी है। देखो बेटा, आप बाहर मूवी देखने जाते हो, आप मूवी की टिकट लेते हो, उसमें लिखा होता है इतने रुपए मूवी का प्राइस है, नीचे इंटरटेनमेंट टैक्स है। वो जो टैक्स आप पे कर रहे हो, आपने बेटा मूवी देखनी थी, आपने उसके अगेंस्ट पैसे दिए। ये इंटरटेनमेंट टैक्स किस बात का दिया है भाई? मूवी देख रहा हूं उसके पैसे दे रहा हूं। इंटरटेनमेंट टैक्स किस चीज का है? किस चीज का इंटरटेनमेंट टैक्स है? किसी कोई चीज ही नहीं है भाई। क्या करा आपने, कैसा क्या इंटरटेन करा भाई आपने? पर उसके अगेंस्ट आपको कोई सर्विसेज नहीं मिल रही है। बात समझ आई कि नहीं? उसके अगेंस्ट आपको कोई सर्विसेज नहीं मिल रही है। किस बात का इंटरटेनमेंट टैक्स भाई लेती है सरकार? तो भाई कहने का मतलब है कोई भी किस्म का टैक्स नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। कोई भी किस्म का टैक्स नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। ये बात स्टैम्प पेपर पे लिख लो, टीचर का फेवरेट जोन है। कोई भी किस्म का टैक्स नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई गवर्नमेंट हमें कोई चीज रिटर्न में नहीं दे रही है, उसके अगेंस्ट कोई गुड एंड सर्विस हमें नहीं मिल रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इट डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर इनकम, क्योंकि जो गवर्नमेंट को हम टैक्स दे रहे हैं वो गवर्नमेंट की ट्रांसफर इनकम है, उसके अगेंस्ट हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। इट डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम, क्योंकि दोनों के अंदर ही फैक्टर इनकम ऐड होती है। एज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डोनेशंस हो गई, गिफ्ट हो गए, स्कॉलरशिप, लॉटरी में पैसे जीते, कुछ भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2 नोट्स के अंदर, इट डज नॉट इंक्लूड कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। कोई भी चीज सेकंड हैंड आपने बेची, आपको पता ही है, वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती है। जब वो गुड पहली बार बना था तो उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड हो चुकी है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। कैपिटल गेन रेफर्स टू प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स लाइक ओल्ड कार, मशीनरी, बिल्डिंग। सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट करंट प्रोडक्शन एक्टिविटी, देयरफॉर कैपिटल गेन, कुछ भी पैसा आपने कमाया, कोई भी ऐड नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, इट डज नॉट इंक्लूड इनकम अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट। अगर आपने कोई भी शेयर बेचे, जैसे आप पहले पे किसी पे, आप पे कोई शेयर थे किसी कंपनी के, आपने वो शेयर मुझे भेज दिए, कुछ नया इकोनॉमी में नहीं हुआ, पहले आप ओनर थे, अब ओनर मैं हो गया हूं, तो कोई भी शेयर की ट्रांजैक्शन नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी, क्योंकि कोई भी गुड एंड सर्विसेज नहीं बन रहे हैं। हाँ, अगर वो शेयर किसी ब्रोकर ने बेचे, ब्रोकर को जो कमीशन दी है वो नेशनल इनकम में ऐड होगा। ठीक है मेरे बच्चों, इट डज नॉट इंक्लूड इनकम अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट। बड़ा हिट क्वेश्चन है, 2 नंबर का पेपर में आ जाता है। दीज एसेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ शेयर, bonds, debenture, government securities. Any profit arising from sale and purchase is not treated as factor income. However, any commission or brokerage charged by intermediaries, मतलब broker हो गया अपना, will be considered as factor payment. ये मेहनत का पैसा है, as these are factor services, उसने काम किया है, तो वो नेशनल इनकम में ऐड होना ही होना है। यहाँ हमारा इनकम मेथड प्रॉपर तरीके से खत्म होता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा अब हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड। बेटा फॉर्मूला हम पूरा देख चुके हैं, आज मेरे को आपको नोट्स से थ्योरी बतानी है ना। ठीक है मेरे बच्चों, एक्सपेंडिचर मेथड। तो बेटा सबसे पहले था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आपको याद होगा। इसके 2 पार्ट थे, एक पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग हाउस होल्ड।
तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर on the purchase of goods and services by household and private non-profit institution serving household, क्योंकि जो non-profit institutions है ये household की मदद कर रहे हैं, उन्हीं पे पैसा खर्च कर रहे हैं. Government final consumption expenditure, it refers to expenditure incurred by general government. General government क्या होती है बेटा? जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, ये बोला जा रहा है. General government on various administrative services like defense, law, order and education. फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, आपको पता है इसके बड़े न्यूमेरिकल करे आपने, इसके दो पार्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वो बताने की लोड नहीं है. नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. ठीक है, इन सबको ऐड करते हैं, आपको पता ही कहां पहुंच जाते हैं हम, जीडीपी एमपी, ये फॉर्मूला हो गया. अब वही हो गया, अगला है स्टेप्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड. अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, बड़े ही सिंपल तरीके से नोट्स में बता रखा है, आप देखोगे पहले सारे सेक्टर को क्लासीफाई कर लिया कि कौन कौन से सेक्टर पैसा खर्च करते हैं, है ना. एक्सपेंडिचर मेथड है, क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपेंडिचर, खर्च करते हैं. तो हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बाहर की दुनिया. तभी तो नेट एक्सपोर्ट आया. एक्सपोर्ट करा तो बाहर के लोगों ने हमसे सामान लिया, इंपोर्ट करा तो हमने उनसे सामान लिया, फिर वही सारा ऐड करा और बड़े प्यारे तरीके से फिल्टर्ड जो फॉर्मूला था उसे बस बड़े सिस्टमेटाइज तरीके से कर दिया. जैसे कि प्राइवेट फाइनल ऐड करा, गवर्नमेंट फाइनल ऐड करा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, जीडीपी एमपी आ गए. जीडीपी एमपी के बाद कहता है एनडीपीएफसी निकाल लो, तो जीडीपी एमपी में माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. फिर कहता है एनएनपीएफसी निकाल लो, तो एनडीपीएफसी में प्लस क्या कर दिया, एनएफआई. नॉर्मल सा फॉर्मूला है, आपको बखूबी आता है. प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, जान के इतनी खुशी होगी ना. प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, पहले तो इनकम और वैल्यू एडिड के प्रिकॉशंस ढंग से पढ़ लेना, सेम बड़ा आसान लगेगा आपको. देखना, आपने पढ़ा था ना इंटरमीडिएट गुड्स ऐड नहीं होते, यहां पे क्या करना है, वर्ड लगाना है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, ये आप पीछे कर चुके हो. ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड, आपने इनकम मेथड के प्रिकॉशंस में कर लिया है. सेकंड हैंड गुड ऐड नहीं होते लिखा है, फाइनेंशियल एसेट ऐड नहीं होते हैं. ठीक है मेरे बच्चों, सब आपने पीछे पढ़ा हुआ है. एक लास्ट पॉइंट है, वो भी आपने पढ़ा है, बस खोल देता हूं. एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, आपको बताया ऐड होता है कि नहीं होता. प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऐड होता है, मतलब माल बनाया और खुद ही ले लिया तो उसकी वैल्यू ऐड करी जाएगी. इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, जो ओनर अपने घरों में रहते हैं वो ऐड होता ही है. फ्री सर्विसेज ऑफ जनरल गवर्नमेंट एंड नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड, ये सारी की सारी जो आइटम्स है वो नेशनल इनकम के अंदर ऐड होती है, बिकॉज सारी की सारी क्या है, प्रोडक्टिव सर्विसेज है. फ्री सर्विसेज जैसे दिल्ली पुलिस की सर्विस आपको मिल रही है. अब इन दिनों में देखो बेटा कोरोना वायरस चल रहा है, दिल्ली पुलिस आपके लिए खड़ी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की पूरी कोशिश करी जा रही है, तो आपको तो फ्री में सर्विसेज मिल रही है ना, वो आपके लिए दिन भर वहां खड़े हैं, तो उन पे जो पैसा खर्च हो रहा है ये किसका पार्ट है, आपका उसके अंदर जाता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर. ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट. ठीक है मेरे बच्चों, और ये जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड, वो जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो कहां जाता है, वो जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर. एक एक चीज बता रहा हूं नोट्स की, एक एक चीज, कोई एस्पेक्ट छोड़ा नहीं जा रहा है. ठीक है मेरे बच्चों, तो जहां आपका एक्सपेंडिचर मेथड खत्म होता है. इस क्लास में हमने क्या क्या जाना, हमने इनकम मेथड प्रॉपर जाना, जिसके अंदर हमने 2 मार्क का एक इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन को भेदा कि इंटरेस्ट कंजम्पशन पर्पस के लिए या प्रोडक्शन पर्पस के लिए है, तो कौन सा वाला इंटरेस्ट ऐड होगा. इनकम मेथड के प्रिकॉशन जाने, इनकम मेथड के स्टेप जाने, एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला देगा, एक्सपेंडिचर मेथड के स्टेप्स देखे, एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशन देखे. तो बेटा आज की क्लास यहां हमारी समाप्त होती है. थैंक यू वेरी मच.